हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासक राजवंशों में से तो कौन है जो कि अपने आप को सत्य की वंशज कहते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है पाला, बी है राष्ट्रकूट, सी है चोल तथा ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोल। चोल जो है तो ये अपने आप को सत्य की वंशज कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। हजार खंभों का महल निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध महल था। तो बताइएगा भाई कि हजार खंभों का महल जो है तो ऐसे कौन से प्रसिद्ध शासक हैं जिनका प्रसिद्ध महल था। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक का, या फिर बलबन का, या ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश का। तो देखिएगा इसमें कि अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी कि हजार खंभों का महल जो था तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन मुगल प्रशासन के पहलुओं की जानकारी भी प्रदान करता है। यानी ऐसे कौन से भक्ति संत हैं कि जो कि मुगल प्रशासन के पहलुओं की जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सूरदास और दादू दयाल जी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सूरदास और मीराबाई, सी है मीराबाई और संत नामदेव, तथा ऑप्शन नंबर डी है संत नामदेव और संत कबीर। तो देखिए कि अपने आप को मुगल प्रशासन के पहलुओं की जानकारी प्रदान करने वाले भक्ति संतों में से हैं सूरदास और दादू दयाल जी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इनमें से किसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किस चीज़ की शुरुआत नहीं की थी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि दीवाने मुस्तक राज की, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की शुरुआत नहीं की थी, या दीवाने रियासत की, या दीवाने खैरात की, या फिर शाहना ए मंडी की। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से किसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने खैरात की शुरुआत नहीं की थी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, दीवाने खैरात की शुरुआत करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। यानी दीवाने खैरात की शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका उद्देश्य था कि अनाथों, विधवाओं और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसकी स्थापना हुई थी 1351 से लेकर के ये चला था 1388 तक। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए वाला देखिएगा कि बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, बी है कि बुद्ध कारणवश के सिद्धांत में विश्वास करते थे, या फिर बुद्ध अनित्यवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे, या ऑप्शन नंबर डी है कि बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। ये कथन जो है तो ये कथन सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। तो 16 महाजनपदों में से बताइएगा कि कौन सा एक महाजनपद नहीं था। ए वाला ऑप्शन है मगध, अस्माक, वत्स, या फिर यौधेय। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यौधेय जो था तो ये 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोग और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है। यानी ऋग्वेद काल में तो अत्यधिक भयावह देवता जो थे तो वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, दौश, इंद्र, या फिर मारुत। तो देखिए, ऋग्वेद काल में सबसे अधिक भयावह देवता जो थे तो वो थे इंद्र। इंद्र को सबसे अधिक भयावह देवता के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद काल में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग का कोई भी उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता। यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, तो इंडिका में जो है किस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता, यानी इंडिका पुस्तक में जो है तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता है, किसान का या कारीगर का या पर्यवेक्षक का या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक का। तो देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और इंडिका में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक का। शिक्षक का जो है तो इंडिका में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया था। तो बताइएगा कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है गौतम पुत्र सातकर्णी। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया था, यानी ऐसे कौन से राजा थे जिन्हें प्रियदर्शी का उपाधि मिला था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने जो है तो प्रियदर्शी का उपाधि प्रयोग किया था, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कि हजीरा मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हजीरा मकबरा आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है वडोदरा गुजरात में, उसके बाद बी वाला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सी है हैदराबाद तेलंगाना में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है देवगिरी मध्य प्रदेश में। तो हजीरा मकबरा आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा कि हजीरा मकबरा जो है ये स्थित है गुजरात शहर में, यानी गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर में ये स्थित है और यह जो है दंतेश्वर इलाके में स्थित है, जो कि अकबर के पुत्र सलीम के शिक्षक कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान का मकबरा है। किसका मकबरा है, तो अकबर के पुत्र सलीम के एक शिक्षक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान। तो हजीराबाग पूछा जा रहा है कि हजीराबाग मकबरा कहाँ स्थित है, ये स्थित है वडोदरा गुजरात में। अब किसका मकबरा था, तो ये अकबर के पुत्र सलीम के शिक्षक का मकबरा था। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी मोटी एवं एंडेसिटिक है। तो बताइएगा कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है जो कि कम घनी मोटी और एंडेसिटिक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है समुद्री क्रस्ट, बी है महाद्वीपीय क्रस्ट, सी है मेंटल, तथा ऑप्शन नंबर डी है बाहरी कोर। तो चलिए बताइएगा भाई कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है जो कि ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी मोटी और एंडेसिटिक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट या महाद्वीपीय भूपर्पटी भी कहा जाता है इसके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में शामिल है। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया यानी इलाहाबाद खंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बराक नदी का असम मिजोरम खंड, या सी वाला ऑप्शन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया धुबरी खंड, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि वेस्ट कोस्ट नहर और चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम कोट्टापुरम खंड। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में क्या शामिल है। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में शामिल है गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड। अब देखिए कि यह इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक, तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है तो ये फैला है भारत के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है ये फैला है, और यह जो है तो 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग
जिसमें देखिए गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में होकर गुजरता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है कर्नाटक में, सी है तमिलनाडु में, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी है गोवा में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये स्थित है कर्नाटक में। अब थोड़ा इसके बारे में व्याख्या सुन लीजिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या और कहते हैं, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। और देखिए कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से कोडगु और मैसूर जिलों में फैला हुआ है। और यह देखिए तो यह एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों के लिए। एशियाई हाथियों के लिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला का एक उदाहरण और सभी के सबसे अधिक डेटा योग्य गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा मणिपुर, बी है झारखंड, सी है हरियाणा तथा डी है बिहार। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला का एक उदाहरण और सभी की सबसे अधिक डेटा योग्य गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुफा का नाम है लोमस ऋषि गुफा। गुफा का क्या नाम है, तो लोमस ऋषि गुफा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए नंगे जमीन को कार्बनिक पदार्थों की एक परत के साथ कवर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है समोच्च जुताई, उसके बाद बी है टेरेस फार्मिंग, सी है मल्चिंग तथा डी है इंटरक्रॉफ्टिंग। तो मिट्टी की परत बनाए रखने के लिए नंगे जमीन को कार्बनिक पदार्थों की एक परत के साथ कवर करने की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है कि इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है मल्चिंग। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग, यानी कि पलटवार करना, जमीन को पलटना, मिट्टी को पलटना। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग करना। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक बसे हुए गांव किस राज्य में स्थित हैं। ए वाला ऑप्शन है बिहार, बी है उड़ीसा, उसके बाद देखिएगा सी है पश्चिम बंगाल तथा डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं बिहार में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई। तो जनहित याचिका की अवधारणा आपसे पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत जो है तो ये किस देश में हुई थी। तो ए वाला ऑप्शन है कनाडा, उसके बाद बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम तथा ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा कि जनहित याचिका की अवधारणा आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कब हुई थी, तो ये हुई थी 1960 के दशक में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन
कि वर्षा को डाट डाट नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्षा मापी, बी है बैरोमीटर, सी है पिरानी गेज तथा डी है अल्टीमीटर। देखिए वर्षा को जो है तो वर्षा को वर्षा मापी नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, या फिर देखिए अगला वाला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, या फिर डी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं है, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाओं के नाम लिखिए। तो बताइएगा कि दिल्ली और पटना के बीच जो गर्म शुष्क और दमनकारी हवा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है नाही वेस्टर्स, मैंगो सावर, ब्लामस सावर, या फिर लू। तो देखिए दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क और दमनकारी हवाओं का नाम है लू, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए है माही नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है गोदावरी नदी तथा डी है तापी नदी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में तो ऑप्शन में जो है 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है गोदावरी। अब इसके अलावा देख लीजिएगा कौन कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि आसपास के क्षेत्र के ऊपर खड़ी समतल शीर्ष टेबल भूमि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्वत, बी है घाटी, सी है पठार तथा डी है हिल। तो बताइएगा कि आपके आसपास के क्षेत्र के ऊपर खड़ी समतल शीर्ष टेबल भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठार। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, बी है कि इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके बाद सी है कि इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सबसे उचित कथन जो होगा तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो निर्वाचित या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो ऑप्शन नंबर ए है BN राव, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा तथा ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो ये भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे और उन्हें 11 दिसंबर 1946 को कब तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
और वे 24 जनवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। तो भारतीय संविधान सभा के निर्वाचित या फिर अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मान लीजिए अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जल विवादों के स्थगन के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। तो ए वाला ऑप्शन है संसद, उसके बाद बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार तथा ऑप्शन नंबर डी है अध्यक्ष। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जल विवादों के स्थगन के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित उपाध्यक्ष शामिल हैं। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है कि इसमें पूर्णकालिक सदस्यों के साथ साथ अंशकालिक सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तथा ऑप्शन नंबर सी है कि इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद की ओर देश को स्थानांतरित करना है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीति आयोग के बारे में तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए नीति आयोग के बारे में ये सभी कथन जो हैं तो वो सही हो जाएंगे, यानी उपरोक्त में से पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों सही हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो है तो किस अधिनियम ने किया था। तो आइए देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद देखिएगा अगला वाला भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1863 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1891। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस एक अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी किस एक्ट ने जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1859 में। कब हुआ था, तो ये 1859 में शुरू हुआ था, लेकिन 1861 में इसे जो है तो औपचारिक रूप दिया गया, यानी लागू कब किया गया, तो पूरी तरह से तो इसे लागू किया गया था 1861 में। बाकी जो है तो शुरू कर दिया गया था इसे 1859 में। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो है तो किस अधिनियम में की थी, तो इसे किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा। सी है कि लोकसभा के चुने गए सदस्य और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है तो वो कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि भारत का वित्त मंत्री होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि भारत का वित्त सचिव होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है तो वो कौन होता है।
देखिए योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, या सी है कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आर्टिकल 233 के तहत, मान लीजिए आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो इसे किया जाता है आर्टिकल 233 के तहत। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।